नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, देश बढ़ रहा है प्राकृतिक खेती की तरफ। किसान प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खेती करके बन रहे हैं आत्मनिर्भर। गुणवत्तापूर्ण खान पान के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जरूरी। भारत सरकार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और सामाजिक सुरक्षा के साथ उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए कर रही है प्रयास। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित कामगारों की समस्याओं और मुद्दों पर की बात। कहा, सरकार असंगठित श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए कर रही है काम। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान, उष्णयान एवं उद्यमशीलता परिषद और अमेजन इंडिया के बीच हुआ समझौता। जमीनी स्तर के उद्यमियों के नवीन उत्पाद अब लाखों ग्राहकों के लिए होंगे उपलब्ध। असम 2024 तक हर घर जल वाला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर। 6 महीनों में 9 लाख घरों को शुरू हुई नल से जल की आपूर्ति। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव ने कहा, केंद्र जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को कर रहा है मदद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले पहलों का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। किसान प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खेती करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण खान पान के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जरूरी है और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें इस दिशा में किसानों की मदद कर सकती हैं। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। इस समय क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विकसित हो रहे हैं। इसे लेकर भी जन जागरण अभियान की जरूरत है और इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी बहनों का सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर इस अभियान में मदद हो सकती है। क्लीन एनर्जी के और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विकसित हो रहे हैं। इसे लेकर भी जन जागरण के लिए बड़े अभियान की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी ने तो सोलर पावर के क्षेत्र में सबके सामने एक उदाहरण रखा है। कितने ही समय से आपके आश्रम की रसोई में सोलर पावर से खाना बनाया जा रहा है। सोलर पावर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसमें भी आपका बहुत सहयोग हो सकता है। इसी तरह आप सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति दे सकते हैं। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर इस अभियान में मदद हो सकती है।
पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल का ये समय सोते हुए सपने देखने का नहीं बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। अमृत काल का ये समय सोते हुए सपने देखने का नहीं बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप, तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड उसे दोबारा प्राप्त करने का है। भारत सरकार श्रमिकों के लिए अधिक से अधिक गुणवत्ता रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी तरह की पहली अनूठी पहल में असंगठित कामगारों की समस्याओं और मुद्दों पर असंगठित श्रमिक संघों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बैठक में निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों, कपड़ा श्रमिकों, नगर पालिका श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों, पथ विक्रेताओं, ईंट भट्टा श्रमिकों और रेलवे मालगोदाम श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। असंगठित कामगारों के प्रतिनिधियों ने ई श्रम पोर्टल की मंत्रालय की पहल की सराहना की और कहा कि इससे न केवल श्रमिकों को एक पहचान मिली है बल्कि सम्मान भी मिला है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मजदूर संघ के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार असंगठित श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। और जमीनी स्तर के उत्पाद अब होंगे उपलब्ध। जमीनी स्तर के नवीनमेशों, पारंपरिक ज्ञान और छात्रों की रचनात्मकता पर आधारित उत्पाद ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान, उद्यमन और उद्यमशीलता परिषद और अमेजन इंडिया के बीच हुआ समझौता। जमीनी स्तर के उद्यमियों के नवीन उत्पाद अब लाखों ग्राहकों के लिए होंगे उपलब्ध। NIFIENT REC की स्थापना वर्ष 2015 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हुई थी। देश भर में जमीनी स्तर के उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान धारकों और छात्रों के व्यवसायीकरण के लिए थी। स्थानीय स्टार्टअप से नवीन उत्पादों के वाणिज्यिक प्रसार को मजबूत करने और भारत की स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। NIFIEA REC के अध्यक्ष ने कहा कि जमीनी स्तर के उद्यमियों के नवाचारों को पूरे भारत में सीधे उपभोक्ताओं तक ले जाने का ये बेहतर समय है और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों के विपणन को भारत और पूरे विश्व में लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए आगे ले जाना है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान के निदेशक ने कहा कि भारत के नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र में एक नया ये पड़ाव है। जमीनी स्तर के नवीनमेशक अब पहले से कहीं अधिक उपभोक्ता के करीब आ सकेंगे। ये समझौता ज्ञापन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा ये आजीविका का सृजन करेगा। ये समावेशी ई कॉमर्स के लाभों का लाभ उठाने के लिए देश के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों से सशक्त भी ये बनाएगा और साथ ही मुख्यधारा के उद्यमियों तथा यूनिकॉर्न बन चुके स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पाद नए नहीं हैं। ये समझौता ज्ञापन देश के ग्रामीण हिस्सों के लिए किए जा रहे और जन साधारण में निहित ज्ञान को सभी के लिए उपलब्ध कराएगा। ये प्रयास समाज और दुनिया को बड़े पैमाने पर समावेशी नवाचार प्रदान करने की दिशा में एक नई यात्रा शुरू कर सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव ने असम के मुख्य सचिव के साथ जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा की। पेयजल सचिव राज्य में दोनों प्रमुख मिशनों के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नल से घरों में पानी की आपूर्ति मुहैया कराने में असम में हुई गई प्रगति की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम 2024 तक हर घर में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति है। केंद्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य को पूरी सहायता प्रदान कर रहा है। असम के मुख्य सचिव ने राज्य का कार्य निष्पादन प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े प्रांत में हमने वहां से सफर की शुरुआत की है जहां नल से जल की आपूर्ति का कवरेज महज 1% था। इस लिहाज से देखें तो अच्छी प्रगति है। राज्य सरकार ने पिछले 6 महीनों में अच्छी प्रगति की है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अनुरूप कार्य करते हुए जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है कि कोई छूटे नहीं और इसका उद्देश्य नल से पेयजल की आपूर्ति के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाना जरूरी है। 2019 में जब मिशन की शुरुआत हुई थी तब देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ को नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद जल जीवन मिशन को तेजी से लागू किया गया है और पिछले 28 महीनों के दौरान 5.59 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में देश भर में 8.83 करोड़ यानी 45.88% ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा जैसे राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी, दादर, नागर हवेली और दमन दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में पानी के नल का कनेक्शन सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में 90 जिलों के प्रत्येक परिवार को और 1.31 लाख से अधिक गांवों में स्थित घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। और सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से खेती के अलावा एक बड़ा आर्थिक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसीलिए छोटे छोटे यूनिट लगाकर किसानों को, ग्रामीण युवाओं को महिलाओं के संगठन बनाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग गुजरने की चाहत, प्रशिक्षण और मेहनत से मंजिल हासिल करना संभव है। पंजाब के होशियारपुर जिले के तांडा उड़मुड़ इलाके के गांव बुढ़ी पिंड के किसान संजीव सिंह सिक्की इसकी जीवंत मिसाल है। उन्होंने 1990 में दूरदर्शन के जालंधर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मेरा पिंड मेरे खेत में मशरूम फार्मिंग संबंधी एक रिपोर्ट देखकर ठान लिया कि गेहूं धान के परंपरागत फसली चक्र से निकलकर मशरूम फार्मिंग में ही अपना भविष्य बनाना है। उस वक्त संजीव कॉलेज में बीए ऑनर्स कर रहे थे और कृषि में धान और गेहूं की परंपरागत लीग से हटकर कुछ करना चाहते थे। दूरदर्शन पर कार्यक्रम मेरा पिंड मेरे खेत में मशरूम फार्मिंग को लेकर रिपोर्ट में समझा कि बहुत छोटे स्तर से ये काम शुरू किया जा सकता है और बस उन्होंने ठान लिया कि अब यही करना है। फिर जानकारी मिली कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में इसका प्रशिक्षण मिलता है तो पहुंच गए वहां और वहां से प्रशिक्षण लेकर महज 3 क्विंटल भूसे से कंपोस्ट तैयार कर बिल्कुल छोटे स्तर पर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण लिया और एक छोटे से कमरे से मशरूम उगाना शुरू किया। संजीव की दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई और 5 से 7 किलो रोजाना से शुरू हुआ उनका सफर अब 3 से 4 क्विंटल रोजाना तक जा पहुंचा और करीब 30 साल पहले 10,000 रुपए से शुरू हुआ उनका सालाना टर्नओवर अब 1.5 करोड़ के पार जा पहुंचा है। मशरूम कल्टीवेशन का ये बहुत बड़ा लाभ है कि हम जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसको प्रयोग करते हैं। जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है जब उसको प्रयोग नहीं करते तो हम प्रदूषण में आग लगा के जलाना पड़ता है, उससे प्रदूषण फैलता है तो जमीन की सेहत भी खराब हो जाती है। इसलिए वो हम इसको इकट्ठा करते हैं, जिसको तूड़ी बोलते हैं या बीट स्ट्रा बोलते हैं, उसको बीट स्ट्रा को इकट्ठा करके हम उससे मशरूम निकालते हैं। जो मशरूम का वेस्ट होता है वो दोबारा फिर खेतों में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारी खाद की जो समस्या है वो हल हो जाती है और ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है तो इससे एग्रीकल्चर काफी अच्छी डेवलप होती है। उनका अगला लक्ष्य उत्पादन को रोजाना 1 टन तक ले जाने का है। संजीव ने मशरूम फार्मिंग में कई तजुर्बे किए जिनमें से कुछ काफी कामयाब रहे और पीएयू व सोलन मशरूम अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक भी उनके तजुर्बे को लेकर उनसे चर्चा करते रहते हैं, जिसमें सीधे 1 किलो बीज की बोतलें तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि पीएयू व सोलन मशरूम अनुसंधान केंद्र सहित सभी जगह 500 ग्राम की बोतल ही तैयार की जाती रही है। संजीव का मानना है कि जहां खेती पर दबाव बढ़ रहा है वहीं कृषि अवशिष्ट भी एक बड़ी समस्या बन रहा है। कृषि अवशिष्ट और खासकर पराली को सामान्यतया जलाया जाता है जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान होता है, लेकिन यही अवशिष्ट और पराली मशरूम कृषि का कच्चा माल है और कंपोस्टिंग कर मशरूम उगाई जाती है
और फिर मशरूम फार्मिंग के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वह बेहतरीन कंपोस्ट खाद होती है, जिससे पारंपरिक कृषि में भी रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। यकीनन संजीव की ये कामयाबी देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए होशियारपुर से डॉक्टर संजीव कुमार बख्शी की खास रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिन के मुकाबले सुबह और शाम की सर्दी लोगों को परेशान करने लगी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में ठंड बढ़ सकती है, साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से 21 और 23 जनवरी के बीच दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। विभाग द्वारा इस कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर रेलवे के अनुसार सर्दी और कोहरे के कारण आज लगभग 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस, गोरखपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुंबई नई दिल्ली एक्सप्रेस, कानपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर ट्रेन की आवाजाही पर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण ट्रेन देरी से चल रही हैं। लोगों की दिनचर्या भी ठंड की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बिहार में भी सर्दी का कहर जारी है। पटना में लोगों को घने कोहरे और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए देर तक घरों में रहने और आग तापने का सहारा ले रहे हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं कुल मसालों के निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लाल मिर्च की रही है। भारत ने लाल मिर्च का निर्यात कुल मसालों के मुकाबले 31% किया है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021-22 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 15,95,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है।
चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 4 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,11,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,07,78,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 7 जनवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 18 जनवरी को चने का भाव था 4,650 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,650 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जनवरी को देसी चने का भाव रहा 5,820 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,810 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 जनवरी को देसी चना 5,900 रुपए पर बिका, जबकि पूरनपुर मंडी में देसी चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 18 जनवरी को देसी चने का भाव रहा 5,775 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदों में 15 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,790 रुपए पर जा पहुँचा। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने सहयोगी दलों निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल के साथ लड़ेगी। मिलकर पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद लिया गया फैसला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी फैसले की जानकारी। कहा, लोकसभा चुनाव में भी हम सब साथ उतरे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर पंचायत चुनाव में जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का अदा किया शुक्रिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जताया विश्वास। मैं महाराष्ट्र की जनता का करता हूं बहुत बहुत आभार व्यक्त। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले आए सामने। इस दौरान 491 लोगों की हुई मृत्यु, जबकि 2,23,990 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 19,24,051 सक्रिय मामले। कोरोना पॉजिटिविटी की दर 16.41% पर पहुंची। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले किए गए दर्ज। देशव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक कुल 159 करोड़ से ज्यादा दी जा चुकी है कोरोना रोधी खुराकें, जबकि 3 जनवरी से शुरू हुए किशोर टीकाकरण के तहत तकरीबन 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की 50% आबादी का हो चुका है टीकाकरण। इस बीच डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रखने का जारी किया आदेश। केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली और दमन दीव में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को किया गया हासिल। 3 जनवरी से इस आयु वर्ग के लिए कोविड रोधी टीकाकरण हुआ था शुरू और 17 जनवरी तक मात्र 15 दिनों में इस लक्ष्य को कर लिया गया हासिल। दीव जिले में 10 जनवरी, दमन में 13 जनवरी और दादर नगर हवेली में 17 जनवरी को अपना लक्ष्य पूरा करते हुए प्रदेश में 100% टीकाकरण का पहला डोज पूरा करने का किया गया काम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।